आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज हम स्टार्ट करेंगे व्यवस्थापिका का जो हम चैप्टर चल रहे हैं। तो व्यवस्थापिका का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो ध्यान रखना है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अपनी पढ़ रहे हैं संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। कहाँ पढ़ रहे हैं? संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। और इसमें से प्रश्न बनता है और ये इसका सेकंड पार्ट है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। लोकसभा, अब लोकसभा ये भारतीय संसद का एक तरह से कह सकते हैं दूसरा सदन होता है। यानी लोग अपने जो संसद की जैसे व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 79 में कहा था भारतीय शासन व्यवस्था के लिए एक संसद होगी, और अनुच्छेद 79 में ही कहा गया था। और इसके साथ संसद में कौन कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होगा। ये सबको पता होगा। और जैसे ही आपको ये पता है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, मतलब इस चैनल पे, तो आपको राज्यसभा के बारे में अगर समझना है, इससे पहले वाला वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे लोकसभा के ऊपर ही। तो ध्यान रखना कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में लोकसभा के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 81। ध्यान रखना, अनुच्छेद 81 है वह लोकसभा के बारे में वर्णन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 79 पढ़ा था ना, 79 में तो कहा था एक संसद होगी। क्या कहा था? एक संसद होगी। इसके बाद हमने पढ़ा था 79 के बाद 80 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि एक राज्यसभा होगी। संसद में क्या होगी? राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में ये कहा गया है कि लोकप्रिय शासन व्यवस्था के लिए, यानी जो संघीय व्यवस्था का जो लोकप्रिय सदन होगा, उसका अनुच्छेद 81 के अंतर्गत गठन के बारे में कहा गया है। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को और क्या क्या नाम से हम जान सकते हैं, क्या क्या नाम से जान सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पहला हम इसको हाउस ऑफ पीपल कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका ये लोकसभा के संदर्भ में जो ये होगा, ठीक है ना। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज लेवल की है, आपका ये वेरी मोस्ट हो जाता है टॉपिक। तो डोंट फॉरगेट एंड लाइक इट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, दूसरा हम यहाँ पे बात करें कि लोकसभा को और क्या नाम से जान सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सीधे लोगों के प्रतिनिधियों का चुनाव होकर प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए लोकप्रिय सदन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? लोकप्रिय सदन कहा जाएगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, लोकप्रिय सदन, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। और इसका और क्या नाम है, किस तरह से और इसको हम समझ सकते हैं? तो ध्यान रखना, यह निम्न सदन कहा जाता है इसको, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है, तो यह निम्न सदन, क्या कहेंगे इसको? निम्न सदन, ठीक है। और नेक्स्ट इसको हम कहेंगे, आप ध्यान रखना, प्रथम सदन, क्योंकि ये सीधा लोकसभा के द्वारा चुनी जाने व्यवस्था का प्रथम स्तर पर होता है ना, यानी फर्स्ट कह सकते चुनाव यहाँ पे होता है, और ये प्रमुख रूप से जनता से जुड़े रहते हैं, इसलिए प्रथम सदन है वो इन्हें कहा जाता है। तो लोकसभा को और क्या नाम से कहेंगे? प्रथम सदन। क्या कहेंगे? प्रथम सदन। समझ में आ गया? ये लोकसभा की ये नाम है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स आपके, मतलब जो समझा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। भले आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मैं डीप से डीप और इजी तरह से बहुत अच्छे तरह समझाऊंगा, तो ध्यान रखना है। अब लोकसभा का जो प्रथम बार जो चुनाव हुआ था, वो आप ध्यान रखना 1952 में प्रथम लोकसभा जो गठित हुई थी, वह प्रथम लोकसभा जो गठित हुई थी, आप वो ध्यान रखेंगे। प्रथम लोकसभा जो गठित हुई थी ना, वो लोकसभा 1952 है। कौन सी है? 1952। ये बार बार क्यों कह रहा हूं, आपको ध्यान रहे, 1952 प्रथम लोकसभा थी। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पूरा सिस्टमेटिक देखेंगे लोकसभा का गठन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का चुनाव किस तरह से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या कितनी होती है, वो आप यहां पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, लोकसभा की सदस्य कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, लोकसभा की जो संख्या हो सकती है अधिकतम, वो है 552।
लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा कैसे कहाँ से सदस्य बनते हैं। तो ध्यान रखना 552 में से 200 सदस्य हैं, 2 वह मनोनीत होते। क्या होते हैं? मनोनीत। ठीक है। और ये मनोनीत कौन करता है? ये मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, किस आधार पे? तो ध्यान रखना राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मनोनीत करेगा जो कैटेगरी में आते हैं एंग्लो इंडियन। यानी एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के माता या पिता, एक कोई बाहर हो, भारत के बाहर का, आउट ऑफ कंट्री से हो, उसकी माता या तो बाहर की हो या पिता आउट ऑफ कंट्री से हो, और एक भारत का होना चाहिए। ठीक है ना, माता पिता में से एक भारत का है, उससे उत्पन्न जो संतान होती है, ठीक है ना, वह एंग्लो इंडियन कहलाती है। तो उसको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं ना, वो ध्यान रखना एंग्लो इंडियन से होते हैं। कहाँ? एंग्लो इंडियन टाइप के सदस्य होते हैं। अब दूसरे ध्यान रखना, यहाँ पे हम जब बात करें इसका डिवाइडेशन कर रहे हैं तो आपको इसको ध्यान रखना है। आगे हमारे रह गए 20 सदस्य। कितने सदस्य? 20 सदस्य। ये जो 20 सदस्य हैं वो होता है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? कितनी सीटें आती है? 20 सीटें आती है। कितनी आती है? 20। और इसके बाद नेक्स्ट आप ध्यान रखना 530 सदस्य जो होते हैं वह आते हैं राज्यों से निर्वाचित। ठीक है ना, तो राज्यों से 530, केंद्र शासित से निर्वाचित कितने होंगे? 20, और 2 है मनोनीत होते। समझ में आ गया? ये तो होता है फुल सीट का हमने विवरण देख लिया। अब इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि जब ये प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटों के लिए निर्वाचन होता है, ठीक है, तो इस चीज को आप अभी से कंसेप्ट क्लियर कर देना और समझ जाना है। तो देखिए वर्तमान में 545 सीटों के लिए होता है, और आप इस चीज को ध्यान रखना ये 252 सीटें हैं वह यथावत रहेगी। कब तक? 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 226 के बाद परिसीमन आयोग के द्वारा, हाईलाइट ध्यान की, परिसीमन आयोग के द्वारा वापस इनकी संख्याओं में परिवर्तन किया जाएगा। जब जनगणना के अकॉर्डिंग यानी जनगणना होगी तब किसी भी राज्य की कम ज़्यादा सीटें हैं वो हो जाएगी। तो 2026 से पहले चेंज नहीं होगा, ये व्यवस्था कर दी गई है। तो अब हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में लोकसभा के लिए 545 सीटें होती है, तो भाई कम कौन है? तो ध्यान रखना 2 सीटें तो वही होगी मनोनीत वाली। कौन सी होगी? मनोनीत वाली। यहाँ से 13 कहना है, आप ध्यान रखना केंद्र शासित से कितनी सीटें वर्तमान में जो निर्वाचितों की सीटें भरी जा रही है लोकसभा के लिए? 13, और यहाँ से तो 530 आती है राज्यों से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? बहुत ही इजी था, कोई भी डिफिकल्ट या डाउट वाला यहाँ पे नहीं है। आपको सिंपल सा वेरी इजी सिंपल से ध्यान रखना कि आपको 552 पता है, तो 552 से अपने जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनमें से 60 सीटें हैं वो कम है और 7 कम होगी, बस 545 होगी। इजी है क्या नहीं? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया यहाँ पे सदस्य संख्या के बारे में। आगे यहाँ पे आप देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि जो लोकसभा सदस्य के बारे में हमने समझ लिया है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा की जब बात करें तो लोकसभा में निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन से पहले हम देख लेते हैं योग्यता। क्या देख रहे हैं? योग्यता, कि भाई लोकसभा सदस्य बनना है, ठीक है ना। मुझे बहुत सारा मतलब कैसे जैसे इसमें पढ़ाया जाता है सर के लोकसभा सदस्य बनना है, तो क्या एक चीज ऐसी जो कॉमन तो सब में होती है, नॉर्मली से पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दिवालिया पागल घोषित नहीं होना चाहिए, और संसद के द्वारा निर्धारित जो योग्यता है वो उसे प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट संस्था का वो सदस्य नहीं होना चाहिए जिसके 25% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी जिस भी की संस्था के 25 से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के उस संस्था का और उसका वो सदस्य है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है।
तो बस ये तो नॉर्मल सी हो जाती है सब में। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो योग्यताओं के तौर पे तो पहले तो सबसे नॉर्मली होता है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, भारत का यानी इंडियन सिटीजनशिप होना सही है, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का सदस्य बनना तो एज होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है ना, 25 वर्ष या इससे ज़्यादा, तो वो जितना भी हो सकता है उसकी कोई यहाँ पे क्राइटेरियन बताया गया है, तो सिंपल है देखना 25 वर्ष होना चाहिए। फिर इसके बाद तो आ जाता है कि आपके पद पर वगैरह नहीं होना चाहिए या पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ है, आपको ध्यान रखना, ये सब में कॉमन होती है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम देख रहे थे कार्यकाल कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। ये आप इस चीज को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग की जा सकती है। तो भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जैसे ही लोकसभा चुनाव होकर आई और जैसे ही प्रथम बैठक होती है यानी वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के लिए लोकसभा है वो गठित होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इसको वापिस चेंज कर दिया गया 44वें संशोधन के तहत। तो अब वर्तमान में इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, सदस्यों का भी, लेकिन सदस्य पूरी तरह से कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही काम करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे जो मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री है ना वो लोकसभा का नेता होता है, लेकिन ये हम ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा का ही सदस्य हो, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इसके अलावा आपने और ध्यान रखें मनमोहन सिंह जी, तो ये जो है ये राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन प्रधानमंत्री बन गए। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री वो लोकसभा से ही बने, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम जब बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको वो ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंतर्गत यानी जो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी यही देख लीजिए, मिटाने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन का तरीका अलग है यानी प्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें सिस्टम कौन सा अपनाया गया है, तो ध्यान रखिए फास्ट, या इसका एक तरह से देख लीजिए फास्ट पोस्ट द फर्स्ट, यानी फास्ट पोस्ट द फर्स्ट, यानी ये सिस्टम है। इसके द्वारा क्या होता है, यानी इस चीज को समझ लीजिए, ये आपको ये क्वेरी नहीं सीधा से ध्यान रखना है कि लोकसभा में प्रत्याशी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और जो प्रत्याशी ज्यादा वोट ले लेता है वह जीत जाता है, यानी पास पोस्ट द फर्स्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये व्यवस्था रहती है। कहने का मतलब है कि 100 वोट है किसी गांव, मतलब किसी समझ ले कोई एक देश है 100 वोट ही है, अब 100 में खड़े कितने हो गए 10, तो 100 का 50% कितना होता है 50 होता है। अब 50 मिलेंगे क्या किसी को जब 10 दिन खड़े, मुश्किल है। तो अगर जिस किसी को भी 25 वोट मिल गए, कितने भी 25, और वह जिसको 25 मिले वह सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला है तो उसको विजेता माना जाएगा। सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजेता माना जाता है, भले उसको बहुमत आधे वोट नहीं मिले हो। ये व्यवस्था अपने संसदीय व्यवस्था में लोकतंत्र के लिए, अपने लोकसभा के लिए अपनाई गई। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे, देखिए कि लोकसभा में प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं जो रोज लोकसभा की कार्यवाही को संचालन करने में योगदान देते हैं। तो लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी एक तो होता है अध्यक्ष, कौन होता है अध्यक्ष, और दूसरा होता है उपाध्यक्ष, कौन होता है उपाध्यक्ष। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ये ध्यान रखना कि जब तक लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कैसे बनता है। वर्तमान में आप ध्यान रखना अगर पूछना आ जाए तो ओम बिरला, कौन है
वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान की कौन सी लोकसभा है जी? तो ध्यान रखना, वर्तमान में जो लोकसभा की हम बात करें ना, ये 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो ये लोकसभा है वो कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। और ये कब तक काम करेगी? तो कब तक काम करेगी? तो ध्यान रखना, 2019 से लेकर 24 तक। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 2019 से लेके 24 यानी 2024 तक है, और ये 17वीं लोकसभा है। इस चीज को आप ध्यान रखना है। अब वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और ये प्रश्न अगर आ जाए कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपको पता है ना लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? अगर नहीं है तो आप याद रखिए कि कोई भी नया काम होता है तो उसका शुभारंभ करना होता है। और हमारे यहाँ पे शुभारंभ की बात करें तो गणेश जी है वो पहले आते हैं। भगवान गणेश या उनको पहले विराजमान रखा है, मतलब उनको उपस्थिति होती है पहले और फिर कोई काम होता है। तो इसी तरह लोकसभा का जो प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष था वो आप ध्यान रखेंगे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, गणेश जी भगवान की तरह गणेश मालवंकर, ठीक है ना। गणेश वासुदेव पूरा नाम अगर आप ध्यान रखें तो लिखा हुआ है गणेश वासुदेव मालवंकर। ये भारतीय लोकसभा के प्रथम कौन थे? अध्यक्ष थे। इस चीज को आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया, और ध्यान रखना आगे कि लोकसभा के क्या कार्य हैं। लोकसभा के क्या कार्य हैं? एक तो ये होता है कि लोकसभा अध्यक्ष होता है वह पूरी जो लोकसभा व्यवस्था को चला के रखता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो इसके कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न आता रहता है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है, तो उस कार्य को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आया हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का सबसे पहला जो कार्य है, ठीक है ना, वह है किसी भी विधेयक के बारे में वह विचार ले सकता है। और ये समझो, इसको एक अच्छी तरह से कह सकते हैं कि धन विधेयक के बारे में निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये प्रश्न आप ध्यान रखें। यानी कोई कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा तो प्रमाणित करेगा धन विधेयक के बारे में। किसके बारे में? धन विधेयक। यानी लोकसभा अध्यक्ष ही ये बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट, जब हम बात करें तो दोनों सदनों के बीच, आपको पता है ना, कोई ये धन विधेयक के बारे में तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आप ध्यान रखना, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक है, इनके बारे में कभी मतभेद हो जाए तो धन विधेयक के बारे में तो अपना सुपर पावर होता है, वो किसको होता है? लोकसभा को ही है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कोई लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए ना, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। लेकिन साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में, यानी लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया और पास नहीं हुआ, 6 महीने तक ऐसे पड़ा रहा, तो फिर दोनों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कौन सा? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो दूसरा कार्य हो गया दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और ये बात कही गई है अनुच्छेद 108 के तहत। और वापस ध्यान रखना, एक आई गया अनुच्छेद की बात, तो 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये एक्सटर्नल था, आपको बता दिया है। साथ ही साथ 108 के तहत तो कहा गया कि दोनों सदनों की बैठक तो राष्ट्रपति बुलाता है। बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन इन बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण काम हुआ क्या नहीं हुआ? यानी दोनों सदनों की बैठक लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अब
ये तो था कि कौन धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की हम बात करें ना, तो लोकसभा में किसी कोई सदस्य है उसको अयोग्य है, तो अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये इसका ही कार्य होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के किसी भी विधेयक के बारे में, यानी अयोग्यता के बारे में निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। अब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ तो रहे हैं लेकिन बनता कैसे है? तो ध्यान रखना, ज़्यादातर यही रहता है, परंपरा भी यही है कि जिस पार्टी को बहुमत है लोकसभा में, उन्हीं बहुमत है उन्हीं में से उन्हीं दल, ये जो जिस दल को बहुमत प्राप्त है उन्हीं दल में से किसी वही लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे कि ये हमारा क्या होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए। तो बहुमत पार्टी से ही ज़्यादातर जो है अध्यक्ष बनता है, जैसे वर्तमान में ओपी बिरला बीजेपी से है। आगे देखें, अब जैसे मैं कहा ना कि सदस्य की अयोग्यता क्या होती है और इसके आधार पर लोकसभा अध्यक्ष है वो सदस्यों को हटा सकता है। तो ये कब होता है? जब जो सदस्य है लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे। क्या रहे? अनुपस्थित। तब उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, हटाने का काम लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और दूसरा ध्यान रखना कि दल बदल के आधार पर, अब तो ये गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, दल बदल के आधार पर भी सदस्य लोकसभा के सदस्यों को बर्खास्त निकाला जा सकता है। अगर वो ऐसा दल बदले तो ये अपने लोकसभा के पास अध्यक्ष को पावर होता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? जब अध्यक्ष नहीं हो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे, तो उसका काम है वो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, इसके बारे में तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पदाधिकारी में, तो आपको क्लियर हो गया, अगर समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के पदाधिकारी दो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष होता है वह पूरी शासन व्यवस्था यानी लोकसभा की व्यवस्थाओं को, बैठक वगैरह जो भी होती है, समितियां, उनका अध्यक्ष होता है और लगभग सब कार्य को वो संचालन उसके द्वारा होता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखें, नेक्स्ट जब हम बात करें इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो है वेतन और भत्ते। वेतन भत्तों का निर्धारण है वो संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तय कय या निर्धारण कि भाई अब जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, ठीक है ना, या जो भत्ते हैं वगैरह, ये निर्धारण तो संसद करती है। निर्धारण कि भाई ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इनको वेतन है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, ठीक है ना, कि भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत की जो संचित निधि है ना, उनमें से लोकसभा अध्यक्ष को वेतन दिए जाते हैं। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि हमने यहाँ तक तो पढ़ दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो बात करें वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना हो, अध्यक्ष को क्या करना है? हटाना है। तो हटाने का जो प्रस्ताव है, हटाने के लिए एक प्रस्ताव होता है, उसको कहते हैं संकल्प प्रस्ताव। क्या कहते हैं? संकल्प प्रस्ताव। संकल्प प्रस्ताव है वह लोकसभा रखा जाता व पास किया जाता है। और जब लोकसभा के अध्यक्ष के हटाने के लिए प्रस्ताव जो लाया जाता है, जो संकल्प प्रस्ताव कहता है, अगर वो पास हो जाता है तो उसी दिन से लोकसभा अध्यक्ष है वह उस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र
दे देता है या त्यागपत्र माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो एक चीज जो मैं ये बता रहा हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, तो ये बात आ गई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो वो संकल्प प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उसको ध्यान रखें लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाए। अध्यक्ष को जो सूचना है वह कितने दिन पूर्व दी जाएगी? 14 दिन पूर्व। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ रहा है, यानी प्रस्ताव जो संकल्प हटाने का है, इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव की सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए, जब वो प्रस्ताव रखा जाए कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के संबंध में आ सकता है। तो एक ये प्रश्न आता रहता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। एक चीज तो आप ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। लेकिन अगर ये आ जाए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। तो प्रोटेम स्पीकर का आपको मतलब एक सीधा सा आपको आइडिया दिमाग में बैठा देना है कि लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। यानी जो लोकसभा है ना, नई लोकसभा आती है, जब नई लोकसभा है जिसका चुनाव हुआ, नई लोकसभा आ गई, अब नई लोकसभा आई तो इस लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव होना है ना, तो लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव करना होता है जो लोकसभा की कार्यवाही को चलाता है। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव से पहले लोकसभा अध्यक्ष के चयन, लोकसभा अध्यक्ष से चयन होता है ना, क्योंकि वो जीत तो जाता है, उनमें से चयन करना होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के चयन से पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में वरिष्ठ नेता होता है, उसको ही माना जाता है। उसका काम क्या है? उसका काम होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चयन करना, उसके लिए सब मिलकर ये जो व्यवस्था होती है इसमें लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष बन जाए उसके बाद उस प्रोटेम स्पीकर का पद है वो मतलब वो खुद ही समाप्त हो जाता है। तो बस यही काम है लोकसभा अध्यक्ष के, या प्रथम लोकसभा है उसके संबोधन के तौर पे कहें, या फिर उसको ये कहें कि उसके लोकसभा अध्यक्ष को बनाने के लिए, पहले उसको कार्य चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। और पहले प्रोटेम स्पीकर, ये पूछा जाए पहले प्रोटेम स्पीकर कौन है? जीवी मालवंकर। अब ये कौन है? गणेश वासुदेव। यानी शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे? गणेश वासुदेव। प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न आया हुआ है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसका काम क्या होता है? निवर्तमान, यानी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष नहीं है नई लोकसभा में, तो उसके अध्यक्ष के निर्वाचन चयन के लिए ये भूमिका है वो इसके निर्धारण में चलती है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब एक और प्रश्न आता है, लैम डेक करके एक शब्द होता है जिसको यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, शायद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। लॉमडेक या लैमडेक ऐसा कुछ शब्द होता है, तो वो थोड़ा मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, ध्यान रखना है। तो लैमडेक का मतलब होता है कि जो पुरानी लोकसभा थी उस लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नई लोकसभा चुनाव हो गया है, तो पुरानी लोकसभा चुनाव विघटन हो रहा है, नई लोकसभा आई है, तो क्या कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो वापस लोकसभा चुनाव जीत के लोकसभा में आ जाते हैं, नई लोकसभा में उनका चुनाव हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो पुरानी लोकसभा में थे लेकिन नई लोकसभा में वे निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो उसको लैमडेंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमडेंग, ठीक है ना, लैमडेंग कहते हैं उसको। ये आप चीज इसको ध्यान रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो क्या इंपॉर्टेंट है तो वो आप ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लोकसभा की शक्तियां और कार्य, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि विधायी शक्ति क्या है, लोकसभा को विधायी पावर क्या है। तो ध्यान रखना विधायी पावर में आपसे पता ध्यान रखेंगे जो राज्यसभा को पावर होता है वही पावर अपने यहाँ पे लोकसभा को भी होता है। तो विधायी पावर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या है?
बराबर है, कानून निर्माण में दोनों को हक बराबर दिया गया है। कोई भी प्रस्ताव है वह लोकसभा में आए या राज्यसभा में साधारण प्रस्ताव, दोनों में आ सकता है, दोनों से पास होने के बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये कानून निर्माण संबंधी कोई भी साधारण जो प्रस्ताव होता है उसके प्रति दोनों की समान शक्ति प्राप्त है। लेकिन ये तो कानून निर्माण हो गया जिसमें बराबर होता है, कानून निर्माण के लिए तहत, ठीक है ना, लोकसभा है वो कानून निर्माण के लिए कार्य करती है और लोकसभा राज्यसभा के दोनों को बराबर पावर प्राप्त होता है। फिर बात करें वित्तीय पावर क्या है, वित्तीय शक्ति, तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा पावर है किसमें, वित्तीय शक्ति में, वित्तीय पावर, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा इसके बारे में फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है, और कोई विधेयक अगर धन विधेयक है तो उस विधेयक को, धन विधेयक को कहाँ पे रखा जाता है, लोकसभा में ही रखा जाएगा। सबसे पहले वो विधेयक कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक है तो लोकसभा में ही आएगा, और लोकसभा से वह धन विधेयक बनने के बाद, पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा अगर उसको पास कर दे तो ठीक है, वरना राज्यसभा के पास 14 दिन का पावर होता है, 14 दिन तक वो उसको रोक सकती है। अदरवाइज कोई काम नहीं किया तो लोकसभा के द्वारा वो भेजा गया प्रस्ताव जो 14 दिन बाद भी राज्यसभा ने नहीं भेजा है वापस या पास नहीं किया तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। यानी वित्तीय विधेयक के बारे में लोकसभा को ज्यादा पावर प्राप्त है राज्यसभा से। फिर हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के बारे में भी लोकसभा राज्यसभा को दोनों को बराबर पावर प्राप्त है, ठीक है ना, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का काम भी करती है, नियंत्रण का काम भी करती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। और न्यायपालिका जो न्यायिक शक्तियां होती है उसमें भी ये होता है कि जो राष्ट्रपति जो कार्य करता है, जो न्यायिक जो व्यवस्था होती है राष्ट्रपति के पास, वे भी विचार विमर्श के लिए होती है, तो ये इनके इसका योगदान रहता है। तो शक्तियों के बारे में स्पेशली एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, नो डाउट, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूं कि आप लोकसभा के बारे में जो भी छोटे मोटे क्वेरी जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि कोई नया ऐसा कोई नई चीज है जो मुझे दिख नहीं रही है कि जो आपको नहीं बताई है। तो लोकसभा के बारे में आप इस चीज का ध्यान रखें। एक और ध्यान रखिए जो बच गया है, गणपूर्ति, शायद मैंने पहले बताया भी है अपने राज्यसभा के बारे में। तो गणपूर्ति का मतलब होता है 1/10 भाग, यानी जैसे लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया तो उस पर विचार विमर्श करना है, तो कम से कम एक संख्या निश्चित तो रखे भाई, उतने लोग हो तभी वो मीटिंग पर चर्चा होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो। तो यही होता है गणपूर्ति का मतलब, कोई किसी भी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना है तो टोटल सदस्य संख्या, टोटल जो लोकसभा है उसकी 1/10 भाग अगर उस समय लोकसभा में उपस्थित है सदस्य, तो किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श या मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज पोस्टपोन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, गणपूर्ति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, टोटल संख्या के 1/10 यानी 55। कितने सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, मिनिमम यानी मिनिमम 55 सदस्य है, तब उस कोई प्रस्ताव होगा उस पर विचार विमर्श होगा। यानी लोकसभा में गणपूर्ति कितनी है, 55 सदस्य, 55 सदस्य, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसके बारे में एक और नया वीडियो, एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लगभग तो सब क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे, आंसर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या ऐसा कोई कंफ्यूजन है लोकसभा के बारे में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, और हो सकता है ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रहा तो उसका वीडियो भी बना के दे सकते हैं। तो अब अपना ये वीडियो है जो ये वीडियो है यही समाप्त करते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो नो डाउट इस मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप इसको समझिए, पढ़िए, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।